सबसे पहले तो अमल सिन्हा जी एसआरसीसी से पढ़े और आज वो बीएससीएस के सीईओ हैं। उनके सहयोग से और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन ने उनको रिक्वेस्ट किया और ये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का जो समर्पण समारोह है वो आज दूसरी बार हुआ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए कि आज वो ये काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। ये जिंदगी में, ये घरों में बिजली पहुंचाते हैं तो हमारी बेटियों की जिंदगी में भी बिजली पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी फाउंडेशन बनाने की सोची तो लगा कि क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, विद्यार्थी हैं, समाज है, उसका भी दायित्व है कि हमारे बच्चों को सहयोग करें। इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन बनाई। तब सोचा गया कि उसका सीईओ किसको बनाया जाए। एक बड़ा प्रश्न था क्योंकि भारत में और भारत के समाज से और भारत के लोगों से पैसा और प्रशंसा निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में प्रशंसा निकलवाना और मुश्किल काम है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए पैसे अरेंज कराना बड़ा मुश्किल काम है। और हम लोगों को भी एक स्वाभाविक सी एक रेजिस्टेंस रहता है किसी से कुछ मांगने में कि अरे मांगना पड़ेगा। प्राध्यापकों को भी रहता है। तो डॉक्टर विकास गुप्ता जी ने नाम सजेस्ट किया प्रोफेसर अनिल का, एसआरसीसी वाले, कि ये मांगने में अच्छे हैं। प्रोफेसर अनिल को बुलाया मैंने, तो प्रोफेसर अनिल ने कहा जी देखिए, मांगने में मुझे भी संकोच होता है, पर अपने लिए मांगने में होता है, दूसरों के लिए मांगने में नहीं होता है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। तो ऐसे प्रोफेसर अनिल आए और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फाउंडेशन जो है वो एक रियलिटी बनी। नंबर्स के लिहाज से अगर हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरी नहीं भी हो, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं भी हो, लेकिन आप भावना के लिहाज से देखिए ना। आज मेरा मन तो बहुत द्रवित है कि इतनी सारी बेटियों को बीएससीएस ने दिया। मैं बीएससीएस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये बात जो है बहुत दूर तक जाने वाली बात है। ये हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को और जो कंपनीज हैं देश की, उनको सोचना चाहिए कि यदि इन्वेस्ट करना है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और शिक्षा में, किया गया जो इन्वेस्टमेंट है उस जैसा दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। ये हमारे सबके तो बच्चे हैं। आप ऐसा हमको यही सोचना चाहिए कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो तो हैं, हमारे हैं ही, लेकिन जो भी बच्चे समाज हमको विश्वविद्यालय में पढ़ाने को देता है हमारे ही तो बच्चे हैं। इनके भविष्य की चिंता करना, इनके लिए सुविधाएं बनाना, सरकार का सहयोग तो बहुत भारी होता ही है। अभी भारत में समाज का सहयोग धीरे धीरे मिलने लगा है, जो एक ये आजादी के बाद परंपरा नहीं, आजादी से पहले परंपरा थी देश के अंदर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होती चली गई। अब उसका रिवाइवल का भी टाइम आया है ताकि हम मिलकर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें। मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा। अमेरिका की एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कई लोगों को मैंने पहले भी सुनाई है। 1891 में वो यूनिवर्सिटी शुरू हुई, पहली बार एडमिशन हुए 1891 के अंदर उस यूनिवर्सिटी में। 1892 के अंदर एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ऑर्फन था। माँ और बाप दोनों की 9 और 11 साल की उम्र में जब वो थे, बच्चा था, तो मृत्यु हो गई। उसने माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। उस समय फीस जो है उसकी क्षमता इतनी देने की भी नहीं थी, लेकिन फीस अरेंज करके वो बच्चा आ गया। तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचा कि एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जाए स्टैनफोर्ड के अंदर। कॉन्सर्ट से कुछ ना कुछ आमदनी होगी, उससे हम अगले साल की कुछ फीस दे देंगे और आराम से हमारा कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। क्योंकि वो एक आइडिया जनरेट हुआ, उसने और उसके दोस्त ने मिलके उस समय के एक बहुत बड़े पियानो बजाने वाले थे, पियानिस्ट थे, पेडरवर्स्की। पेडरवर्स्की को अप्रोच किया कि हम एक कॉन्सर्ट कराना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए।
तो उन्होंने कहा कि मैं, अभी मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि $25,000 थे या $2,000, सॉरी, मैं वही याद कर रहा था कि मैं $2,000 उन्होंने फीस फिक्स करी कि मैं इतने पैसे लूंगा। वो आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन इकट्ठे हुए $1,600 सब हुआ, लेकिन उतने टिकट बिके नहीं जितने उन्होंने सोचे थे। $1,600 इकट्ठे हुए, तो दोनों बच्चे पेडरवस्की के पास गए, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, ये $1,600 आप ले लीजिए और एक चेक आपको दे रहे हैं $400 का, इसका डेट नहीं डाल रहे, बाद में डालेंगे, आप डालिएगा, हम आपको बता देंगे। तो पेडरवस्की ने कहा नहीं, ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि सर हमने कंसर्ट तो इसलिए किया था कि फीस दे देंगे यूनिवर्सिटी की और थोड़ा रहना सहना अच्छा हो जाएगा, अगले साल की फीस की व्यवस्था हो जाएगी, पर उतने टिकट बिके ही नहीं। तो वो पेडरवस्की थोड़ी देर सोचते रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बेटा पैसे तुम रख लो अपने पास ही, कोई ऐसी बात नहीं है। वो $1,600 उन्होंने वापस कर दिए और आप चिंता मत करो, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। बात खत्म हो गई। ये 1892-93 की बात है, पहला विश्व युद्ध हुआ। उस विश्व युद्ध के समय पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे पेडरवस्की। पेडरवस्की उस समय पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए, और आपको ध्यान होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी खैर पोलैंड की बहुत पिटाई हुई, उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उससे बड़ा नुकसान हुआ। और एक सिचुएशन ये थी कि 10 लाख लोगों के पास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न खाने को था, न दवाइयाँ थी, बीमारी हालत थी, बुरा हाल था पोलैंड का। तो उन्होंने सोचा कि मैं अमेरिका को रिक्वेस्ट करते हैं, तो अमेरिका का जो वॉर रिलीफ डिपार्टमेंट था उसको पेडरवस्की रिक्वेस्ट करने आए कि हमारी कुछ सहायता करो, पोलैंड की बहुत बुरा हाल है। तो उसके चीफ से मिले, जो उसके चीफ थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे। तो जो शिप्स जो दूसरे कंट्रीज को भी सहायता को जा रहे थे, वो सारी सहायता पोलैंड की तरफ गई। उस समय के बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, सबको सहायता चाहिए थी, लेकिन सब बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, पोलैंड की तरफ इतनी सहायता चली गई, हमारी तरफ कम आई। और आपको अच्छा लगेगा जान के कि 10 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी। वर्ल्ड वार खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो पेडरवस्की वापस गए कि थैंक्स करके उनको आए। जब वो थैंक्स करने गए, आप समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? थैंक्स करने गए तो उसने कहा कि सर आपको थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं वही बच्चा हूं जिसको आपने $1,600 वापस किए थे। मैं वही बच्चा हूं जिसको आपने $1,600 वापस किए थे, तो इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। एक एक्ट ऑफ काइंडनेस का कितना कास्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। कहानी यहां से खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। उस व्यक्ति के जीवन में, उस बच्चे के जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उसने, जब उसको सहायता हुई और माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद में वो धीरे धीरे बिजनेस किया, बड़ा आदमी होते चले गए, पर उन्होंने हमेशा लोगों की सहायता करी, सबके लिए अच्छा सोचा। वो अच्छी सोच की जो भावना है, वो कृतज्ञता का जो भाव है, वो उनके अंदर आत्मसात किया और उस बच्चे की लाइफ बनी। और इस कारण से वो उस वॉर रिलीफ के भी इंचार्ज बनाए गए। और आपको हैरानी होगी जान के, उसके बाद नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें वो अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति बने। ये कहानी है हर्बर्ट हूवर की। हर्बर्ट हूवर 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पेडरवस्की ने वो काम न किया होता तो शायद हर्बर्ट हूवर न बने होते। इसीलिए कहते हैं कि हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। Help others without expecting anything in return. World is a wonderful place. What goes around usually comes around. ये शाश्वत सत्य है, ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल लॉ है ये, कि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा, वो भले ही ना करे। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि वो ना करे, ये हो सकता है कि उसका साथी भी ना करे, कोई और नहीं करे, लेकिन कोई करेगा। अच्छे करने वाले व्यक्तियों के साथ लंबे समय तक बुरा हो नहीं सकता, ऐसा लॉ ही नहीं है कोई बना। इस कारण से ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग है, ये मैं समझता हूं
कि हमको सीखना भी चाहिए। और मैं यहाँ पे जब दिल्ली विश्वविद्यालय में ईश्वर ने मुझे यहाँ पे काम करने का मौका दिया, मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बच्चे हमारे ही तो बच्चे हैं सारे के सारे, और दिल्ली विश्वविद्यालय ने न जाने ऐसे कितने बच्चों का भविष्य बनाया होगा। आप में से ज्यादातर लोग तो यहीं से पढ़े होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा किया। तो विश्वविद्यालयों के प्रति भी अच्छा भाव रखना और कंट्रीब्यूट करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि समर्पण की जब बात है तो समर्पण से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको इंसान बनाती है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं वो अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। एक कहावत है ना, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो बात कहते हैं उसका मतलब होना चाहिए। एक और बात कहना चाहूंगा मैं, भागी जी भी बैठे हैं और प्राध्यापक भी, मेरे मित्र बहुत सारे बैठे हैं, और मैं चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ा विचार हो कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4th ईयर कॉलेजेस के अंदर आया। 4th ईयर पहली बार आया है, लेकिन एक मैं आपको अपने अनुभव से एश्योर करना चाहूंगा कि अगले 5 साल के अंदर ये कॉलेजेस के पूरे एकेडमिक माहौल को बदलेगा। कॉलेजेस में जो सुविधाएं नहीं आनी चाहिए, नहीं आ पाई थी, आएंगी। रिसर्च इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम बनेगा, लेकिन हमको धैर्य के साथ में उसको सहयोग करने की आवश्यकता है। आज यदि हम, और आज जब मेरे पास चिट्ठी आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं कि प्राध्यापक, कुछ प्राध्यापक कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में बच्चों को कहते हैं कि 4th ईयर में मत जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है, मत करो ऐसा। आप शॉर्ट साइटेड हो रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि ये सक्सेस होनी ही है, ये सक्सेस होनी ही है, और ये सबके हित की है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं प्राध्यापकों का हित भी हटा दो, ये हमारे बच्चों के हित में है, ये हमारे देश के हित में है, ऐसा मानते हुए हमको ये करना चाहिए। ये भी एक समर्पण का भाव है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कहता कि सारे प्राध्यापक ऐसा करते हैं, पर एक सेक्शन ऐसा करने का प्रयास कर रहा है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी सोच को बदलें। ये अच्छा नहीं है, कमियां होंगी तो हम बैठकर ठीक करेंगे। ऐसा कुछ, कोई सिस्टम कभी भी ना एब्सोल्यूट और आइडियल होता ही नहीं है। हम ही तो बनाएंगे उसको, अच्छा बनाएंगे तो हम बनाएंगे तो बनेगा, कम बनाएंगे तो कम बनेगा। जिम्मेदारी तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की, प्राध्यापकों की, सरकार की है, और जितना संभव हो सकता है सब अपनी तरफ से कर भी रहे हैं। लेकिन कोई भी नया सिस्टम जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज से निकल रहा होता है, इवॉल्व होता है। ये कहना कि यूनिवर्सिटी हर 1 महीने के बाद में नया नोटिफिकेशन ले आती है, क्योंकि जब हम उसको एनालाइज करते हैं, डिफिकल्टीज होती है, प्रिंसिपल से सलाह करते हैं, कहीं समस्या नजर आती है तो उसको दूर करने की प्रयास करते हैं। हो सकता है 2 साल बाद उसकी आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन कॉलेजेस के अंदर कल को पीएचडी आएगी, कल को कॉलेजेस के अंदर सब चीज होगी जो होनी भी चाहिए, और सारे देश में, सारे संसार में होता ही है ना। ये थोड़ा मैंने सोचा था, मैं आज, क्योंकि समर्पण की अगर बात है तो प्राध्यापकों से समर्पण की अपेक्षा रखते हुए कि आपसे 2-3 साल का समर्पण दो इसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सफल बनाने में। क्रिटिसाइज करना तो आसान है, कैसे भी किसी को कर सकते हैं। मैं आप सबसे आज अपील करूंगा कि हमारे बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए, ये बेटियां इतनी बैठी हैं, इनके भविष्य के लिए आप कर भी रहे हैं सहयोग में, ऐसा भी नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे, नहीं तो इतना होता भी नहीं, कर भी सब रहे हैं। पर जो कुछ लोगों के मन में कुछ है, और जो लोग अगर, तो बाकी प्राध्यापक भी उनको समझाने का प्रयास करें कि बच्चों को सही राह दिखाएं। यही प्राध्यापक का काम है। कई बार आपको ध्यान होगा, जो टीचर क्लास में नहीं पढ़ाता और अच्छे नंबर दे देता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है। हम भी पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लगता था वो टीचर जब पढ़ते थे। फिर जब एग्जाम आते थे तो अच्छा नहीं लगता था उतना, और यदि कहीं प्लेसमेंट में बैठ जाएं और वही सब्जेक्ट के सवाल आने लगे तो बहुत बुरा लगने लगता था। अरे वहां तब पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा था। तो प्राध्यापक का काम तो मीठी दवाई देना भी और पुनैन भी देना है, थोड़ी कड़वी दवाई देना, क्योंकि वो बच्चे हैं अपने, इस भाव के साथ में। तो मैं समझता हूं कि समर्पण जो है वो सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है। ये आपका विश्वविद्यालय है, हम सबने मिलकर अच्छा बनाना है। अच्छे भाव से देखोगे ना तो सब अच्छा लगेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन सी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है।
हमको तो हर सूरत सी देश अच्छी लगती है, इस भाव का निर्माण। तो ये इसको पैसे में ना तोलें सारे सारे सब्जेक्ट को, इसकी भावना को देखें। बीएससीएस की भावना में फिर से बहुत आभार व्यक्त करूंगा बीएससीएस का, उनके सीईओ का, उनके ऑफिसर्स का, कि आपने विश्वविद्यालयों में इन्वेस्ट करने की सोची। इससे बड़ा आपका भी समर्पण कोई नहीं हो सकता इस देश के लिए। मान के चलिए कि आप कर रहे हैं, ये बच्चे कल को इस देश को संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे। हमें लगेगा कि हमने भी उस तरक्की में अपनी एक ईंट लगाई थी जब इन बच्चे आगे बढ़ रहे थे। आप सबका बहुत बहुत आभार।